हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएफओ का जो सर्कुलर जारी हुआ है, उस सर्कुलर के आधार पे क्या क्या जानकारियां उसमें हैं, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। 25 अप्रैल को जानकारी आई है। आज मैं वीडियो बना के आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, 3 बातों पे यहाँ पे फोकस किया गया है। सबसे पहले तो हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने से संबंधित है, वो जानकारी आप लोग जान लें, नंबर 1। दूसरे नंबर पे है कि अगर मान लीजिए कि आप ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को जमा कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये आप लोग जान लें। और तीसरे नंबर पे है कि अगर ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म एप्लीकेशन को आप जमा करते हैं या भरते हैं, उस समय अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको उसमें क्या करना होगा। तो 3 ये हैं। तो इसमें एम्प्लॉयर का कितना योगदान है और एम्प्लॉय का कितना योगदान है, किस प्रकार से इसमें करेक्शन करना है, यानी कंपनी ने ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म को मंजूरी दी है तो फिर उसमें आगे क्या किया जाएगा। तो ज़्यादा पेंशन पाने वालों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 मई है। तो 3 मई के अंदर अंदर जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, सभी जो तो आप भर लें, ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को भर लें। पता नहीं तारीख आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ऑलरेडी 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। इससे ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को भर लें। मुख्यतः जो सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर में 3 प्रकार की बातों को वर्णित किया गया है। अब हम लोग आप थोड़ा सा बात करते हैं सर्कुलर के। देखिए, सर्कुलर के मुताबिक ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद ईपीएफओ का फील्ड ऑफिसर उसकी जांच करेगा। जो महत्वपूर्ण बात है यही है कि फील्ड ऑफिसर के द्वारा जो तो जांच की जाएगी, और जांच करने वाला जो फील्ड ऑफिसर होगा वो ईपीएफओ का फील्ड ऑफिसर होगा, और ईपीएफओ के माध्यम से जांच की जाएगी। एक बार जब जरूरी दस्तावेज पूरी हो जाएगी और एम्प्लॉयर की ओर से वेतन विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो इसे ईपीएफओ के पास उपलब्ध डेटा से सत्यापित किया जाएगा। जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, उनके द्वारा जो भी विवरण दिए जाएंगे, उस विवरण से एक बार उसको क्रॉस चेक करेंगे, मैचिंग करेंगे। अगर सत्यापित हो जाता है, मैच कर लेता है, तो इसे सत्यापित करने के बाद में डेटा हो जाने के बाद ईपीएफओ बकाया राशि की गणना करेगा और बकाया राशि जमा या हस्तांतरित करने के लिए एक आदेश पारित किया जाएगा। तो भी एक लंबी प्रक्रिया है। इस लंबी प्रक्रिया से सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को गुजरना होगा। साथ ही साथ में डेटा में मिसमैच होने पर क्या करना होगा, ये भी आप लोग जान लें। जैसे कि मान लीजिए जो भी आपके एम्प्लॉय के द्वारा डेटा दिया जाता है, उससे ईपीएफओ के फील्ड ऑफिसर के माध्यम से अगर मैच किया जाता है, मैच करने के दौरान अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि वो मैच नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या किया जाएगा और क्या किया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि ईपीएफओ के पास उपलब्ध डेटा और एम्प्लॉय तथा कर्मचारी की ओर से दी गई जानकारी में से कोई मेल नहीं हो रहा हो। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि विलंब होने की स्थिति में ईपीएफओ की ओर से एम्प्लॉयर और कर्मचारी पेंशन भोगी को सूचित किया जाएगा। सही जानकारी देने के लिए उन्हें 1 महीने का समय और दिया जाएगा। देखिए, सर्कुलर में यही बताया गया है कि अगर किसी कारणवश जो तो आपका डाटा मिसमैच हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है ईपीएफओ के डेटाबेस से, तो फिर आपको 1 महीने की और तारीख दी जाएगी, ताकि आप सही जानकारी, सही विवरण आप ईपीएफओ को उपलब्ध करा सकें। ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी की ओर से अप्रूव नहीं होता है, तब आपको क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म को भर दिया है और वो अप्रूव नहीं होता है, तो आपको क्या करना होगा उस कंडीशन में। तो देखिए, ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म एम्प्लॉयर की ओर से अनुमति न होने की स्थिति में एम्प्लॉयर को अतिरिक्त सबूत या साक्ष्य मुहैया कराने या किसी भी गलती को सुधारने का अवसर दिया जाएगा। ऐसा मौका 1 महीने की अवधि के लिए होगा और इसकी सूचना कर्मचारी और पेंशन भोगी को दे दी जाएगी। देखिए, इसमें अगर मान लीजिए डाटा मिसमैच होता है, मैच नहीं करता है, उस कंडीशन में आपके जो भी एम्प्लॉयर होंगे उन तक वो जानकारी पहुंचा दी जाएगी। तब वो जो एम्प्लॉयर होंगे वो सही जानकारी उनको मुहैया कराएंगे और जो तो कारण बताएंगे कि क्यों मिसमैच नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रही है, क्या इशू नहीं आ रहा है। इसके लिए 1 महीने का अतिरिक्त जो तो समय उनको दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर में आपको ये सब काम करके वहां देना होगा। किस दिनों में ठप्पी पड़ी ई पासबुक सेवा। देखिए, इसमें बहुत सारी, जैसे कि ईपीएफओ की ई पासबुक सेवा सुविधा बहुत दिनों से ठप पड़ गई हैं। तो इस प्रकार की बातें जो तो यूजर शिकायत कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, अपने ई बुक को वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां हैं, तो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो ईपीएफओ का सर्कुलर आया था वो काफी महत्वपूर्ण था। ईपीएफओ का सर्कुलर के बारे में ही हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि ईपीएफओ के सर्कुलर में जो भी जारी हुआ है, इशू हुआ है, उसमें क्या क्या बातें हुई थी। तो मुख्यतः उसमें 3 बातें थी। तीनों बातों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि कौन कौन सी बातें थी, किस प्रकार से इसमें कितना समय मिलेगा, किस प्रकार से जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं अपने आप में सुधार कर सकते हैं, किस प्रकार से ईपीएफओ के फॉर्म को भर सकते हैं।
फिलहाल दोस्तों इसमें थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है, समय का कोई बात नहीं है, समय जितना भी लग जाए, लेकिन जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन्हें पेंशन की राशि मुहैया होनी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है और यही उद्देश्य आपका भी होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, क्या आप लोग विचार अपना रखते हैं, साथ ही साथ में आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। आप लोग न तो कमेंट कर रहे हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करने की संख्या को बढ़ाइए और चैनल को खुल के प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी ऑथेंटिक सही जानकारी आएगी उस जानकारी पे मैं वीडियो बनाऊंगा ही। और ईपीएफ 95 पेंशन से संबंधित कोई भी साक्ष्य के साथ में ऑथेंटिक जानकारी आपको जानना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली बैक टू बैक आपको वीडियो मिलने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।